गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए इस क्लास का वीडियो नंबर 16 है। ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। ठीक है, इस टॉपिक का पार्ट नंबर 4 है। ऑलरेडी पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और देखिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि भैया 2000 रुपये वाली क्लास फ्री में दिया जा रहा है। आप 2000 रुपये देकर भी ऐसा कंटेंट आप नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को समझें, सीरियस होकर हर एक क्लास को देखा करें। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना के चलें। मैंने आपको बताया था जब भी आपको समय मिले, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, लाइव नहीं रहता है। आपकी भी टाइम की महत्व, देखिए आपकी भी टाइम का महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। अगर लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, आपका मैसेज, आपके मैसेज का जवाब देना, हर एक चीज़ का डिस्टर्बेंसन रहेगा। ठीक है, कई प्रकार के चीज़ें रहेंगी जिससे टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास रहता है। जब भी आपको समय लगे तब आप बिल्कुल एकाग्र हो के वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा आपको बस पीडीएफ देखना है, रिवाइज़ करना है, पीडीएफ देखना है, रिवाइज़ करना है। या फिर आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो नोट्स हमेशा के लिए बना रहेगा। जब भी आपको रिवाइज़ एग्ज़ाम के टाइम, जैसे एग्ज़ाम 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, तो वो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। क्योंकि जब आपका पेपर रहता है 10 दिन 12 दिन, तो उस समय आपको वीडियो देखना, वैसे भी 2 घंटे 3 घंटे का ही समय मिलता है पढ़ने का, उसी में 1 घंटे आप लगा देंगे वीडियो देखने में, तो बाकी का समय फिर कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पीडीएफ का महत्व ये होता है, नोट्स का महत्व ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। एक ही नज़र में सरसरी निगाह में देखते जाएंगे, हर एक चीज़ वहाँ पे क्लियर होता जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया पीडीएफ आप सभी लोग ले लिया करें। ग्रुप में आपको लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे ज्वाइन करना है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद 200 फी देंगे, जितनी भी क्लास अब तक हुई हैं सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और देखिए वीडियो को देखते हैं, चलिए मानते हैं आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, तो लाइक करने में या फिर चीज़ें शेयर करने में आप कंजूसी क्यों करते हैं? मोटिवेशनल मिलता है आपके लाइक से ही कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से संतुष्ट हैं या नहीं। एक फीडबैक के रूप में आप लाइक कर सकते हैं। और बाकी वैसे भी मुझे कोई लालच है ही नहीं, सभी को पता है कि मुझे सब्सक्राइबर या फिर और भी चीज़ों का लालच है, ऐसा नहीं है। लाइक से ही आपका फीडबैक मिलता है, तो हम आपके लिए बेहतर करने का और प्रयास करते हैं। तो इस टॉपिक से, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, 4 नंबर ही बनते हैं, मैक्सिमम 6 नंबर बन सकता है, लेकिन 4 नंबर तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। और जो पार्ट आपको दिया जा रहा है, जो पार्ट, हर एक पार्ट से 1 न 2 प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल का पार्ट, उस लास्ट टाइम का पार्ट जो दिया था, पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वहाँ से दिया था, तो वहाँ से 1 नंबर बनेगा। ठीक है, अब आज का जो पार्ट रहेगा यहाँ से 1 नंबर बनेगा। तो ऐसे ऐसे हर एक पार्ट में अगर एक भी वीडियो आप स्किप करते हैं तो आपका 1-2 नंबर का नुकसान होना तय है। ठीक है, और ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनमें से मैंने पूरा ही एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और उससे 4 से 5 नंबर आते हैं, तो वहाँ पे आपके 4 से 5 नंबर चले जाने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सीरियस होकर चीज़ें को पढ़ें। तैयारी सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आप अपने सिलेबस में जाओगे, ठीक है, जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, 14 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी नोटिफिकेशन में आप नीचे जाएंगे तो सिलेबस भी दे रखा है। 13 नंबर पे आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। ये हिंदी में है, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में। अब देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं भैया। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में लास्ट टाइम 1 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, 1 क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी 1 ही प्रश्न आएगा, 1 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 1 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो ये जो पूरा 1 घंटे का क्लास होगा, इसको आपको सीरियस होके देखना है, और पूरा आप पढ़ लेंगे तो भैया आपके 1 नंबर तो पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता दें। ये हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय
दो प्रकार से होता है, एक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, एक अंतःस्रावी तंत्र से होता है, नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपका नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, ये देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ही क्विकली, वेरी क्विकली, और किसके माध्यम से होता है, न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। और ये एंडोक्राइन जो होता है ये स्लो रहता है, इसके अपेक्षा स्लो रहता है, ठीक है। लेकिन ये हार्मोन्स के माध्यम से होता है इसलिए ये स्लो रहता है, और ये न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है जो बहुत ही फास्ट तरीके से होता है। सपोज दैट कि एक चीज़ आपको समझ लेना है, सपोज दैट कि जैसे कि ठीक है, जैसे कि आपके पैर में आप चल रहे हो, ठीक है, आप खड़े हो या फिर आप चल रहे हो, आप खड़े हो या फिर आप चल रहे हो, ठीक है, आपके पैर में, ठीक है, आपके पैर में कोई कील चुभती है, ठीक है, आपके पैर में जैसे कोई कील चुभती है, ठीक है, कोई कील जैसे ही चुभती है तो ये आपके पैर की जो देखिए जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जो संवेदी नर्व्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक मैसेज भेजते हैं, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को एक मैसेज भेजेंगे। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, ये मोटर, ठीक है, मोटर के माध्यम से पैर को सिग्नल देगा, पैर को मैसेज देगा कि भैया आपके पैर में जो है ये कील चुभ रही है, इससे आपके शरीर को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आप हटा लो पैर यहाँ से तुरंत। तो ये फिर यहाँ से ये पैर तुरंत हट जाता है, वही चीज़ है। और ये पूरा सिस्टम आपने देखा है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम आपने देखा है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिवर्ती क्रिया या फिर विपरीत क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया ही बोलेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस हुआ, सपोज दैट ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, ठीक है, चल रहे हैं, अचानक से आपके पैर में कील चुभती है, ठीक है, अचानक आपसे पैर में कील चुभती है, ठीक है, आपके पैर में कील कोई चुभी, ठीक है, कोई कील चुभी, तो आपका ये संवेदी अंग जो है, ठीक है, ये एक सिग्नल दिया, किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व के माध्यम से आपके पैर को सिग्नल दिया, ठीक है, मोटर नर्व के माध्यम से आपके पैर को सिग्नल दिया कि भैया ये कील है, इससे आपके शरीर को खतरा हो सकता है, इस पैर को हटा लो, आप पैर को हटा लो कील से, ठीक है। तो ये जो पूरा एक क्रिया हुआ, ठीक है, ये एक चाप बना है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप बोले, ठीक है। यहाँ से जो प्रोसेस हुआ, पहले सिग्नल गया, फिर सिग्नल पैर के पास आया, ये सारा चीज़ हुआ, ये एक चाप के रूप में बनाया, ठीक है, इसी को प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से, अब वहाँ पे समय लेता है, ठीक है, अगर समय लेता तो भैया तब तक तो आपका पैर बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता, हटाने तक तो आपका पैर जख्मी हो जाता, या फिर आप कोई फ्लेम है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे जल रहा है, आग का ज्वाला है, ठीक है, अचानक आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका हैंड है, ठीक है, आप खड़े हो, अचानक ये आपका हाथ यहाँ पे गया, ठीक है, अब यहाँ पे गया, अगर ये न्यूरॉन्स के माध्यम से ये सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचा, जल्दी से क्विकली तरीके से नहीं पहुंचा, अगर ये समय लगाएगा, हार्मोन के माध्यम से जाता, तो भैया इसको पहुंचते पहुंचते पता चलेगा कि आपका ये आधा हाथ ही जल जा गया है, इस के चपेट में आके, इस ज्वाला के चपेट में आधा ही हाथ आपका चला गया, जल गया, बर्न हो गया, जिससे आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि भैया नर्वस सिस्टम के माध्यम से बहुत ही क्विक तरीके से, वेरी क्विक, और न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नल को जाता है या फिर नियंत्रण होता है, समन्वय होता है हमारे शरीर में, ठीक है। आशा करते हैं अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम वेरी क्विकली क्यों होता है, न्यूरॉन्स के माध्यम से जाने से क्विकली होता है, ठीक है। और आपका ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लो क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और ध्यान में सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम के टाइप यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, तंत्र के प्रकार दिए हैं, ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको आप क्या बोलेंगे, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम।
इसको शॉर्टकट में पीएनएस बोल सकते हो और इसको शॉर्टकट में सीएनएस बोल सकते हो। अब ये जो होता है आपका पेरिफेरियल, ठीक है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम ये दो प्रकार के होता है, एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसके भी मेनली दो भाग होते हैं, एक अनुकंपी, दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो हैं, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये यहाँ पे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या रहता है, जैसे आप कभी स्ट्रेस में हो, ठीक है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, आपके दिल की धड़कन की बढ़ जाना, ठीक है, आपका डाइजेशन सही से ना हो पाना, पाचन ना होना, ठीक है, इमोशन को कंट्रोल ना होना, ठीक है, ये सभी चीज़ें, रक्तचाप बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, ठीक है, पसीना आना, ये सारा चीज़ें होता है स्ट्रेस में, मतलब जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब ये यहाँ पे प्रभावी होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जिसके इसके जस्ट अपोजिट परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये बॉडी को रिलैक्स नॉर्मल बनाता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों में लाता है, आपका स्ट्रेस कम करता है, तनाव कम करता है, ठीक है, और पाचन की भी क्रिया तेज कर देता है, ठीक है, बीपी जो अभी हाई हुआ है, रक्तचाप हाई हुआ है, उसको नॉर्मल कर देता है। तो जस्ट इसके अपोजिट ये कार्य करता है, ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। अब देखिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हो गया आपका सोमैटिक, दूसरा ऑटोमेटिक। तो सोमैटिक का यहाँ पे आपको देखना है, सोमैटिक ये क्या करता है, कंडक्ट इम्पल्स, मतलब इम्पल्स को आप आवेग बोल सकते हो या फिर मैसेज बोल सकते हो, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू वोलेंट्री। वोलेंट्री का मतलब क्या हुआ, वोलेंट्री का मतलब क्या हुआ, जिस पे आपका नियंत्रण रहता है, जिस बॉडी के अंग पे आपका नियंत्रण रहता है, उस पे ये चीज़ें लागू होती है, ठीक है। और यहीं पे ऑटोमेटिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे, जिस पे नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है, आपके नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे कि भैया इनवॉलेंट्री का मतलब ये जिस पे नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे कि क्या, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियाँ, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मतलब में जैसे अमाशय की पेशियाँ हो गई, ठीक है, अंतःस्रावी पेशियाँ की बात हो रही है, ठीक है, अंतःस्रावी पेशियाँ अमाशय की हो गई, ठीक है, या फिर आप जो भी देखिए ग्लैंड्स होती हैं इनकी हो गया, ये सभी चीज़ें इस पे नियंत्रण करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब जिस पे आपका नियंत्रण नहीं रहता है, वहाँ पे ये काम करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और इसको देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इंक्लूड ऑल न्यूरॉन्स या नर्व्स, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको अब यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रहा है, न्यूरॉन्स या नर्व में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि न्यूरॉन्स या नर्व्स में क्या अंतर है, तो आपको बताना है नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या होते हैं भैया, नर्व्स क्या होते हैं, ये कई न्यूरॉन्स का बंडल रहता है, कई न्यूरॉन्स का एक बंडल रहता है, ठीक है। मान सपोज दैट ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और इनका एक गुच्छा या फिर इनका एक पोटली या फिर एक बंडल के रूप में रहते हैं, उसी को हम नर्व्स बोलते हैं। और न्यूरॉन्स किसी एक चीज़ की बात होती है, ठीक है, एक ही रहते हैं, सिंगल में ही रहते हैं, ये तो न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए थोड़ा ये आप चीज़ देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल न्यूरॉन्स, ये इस चीज़ को देखना भी आप, मैं स्ट्रक्चर और फिगर के माध्यम से सारा कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी चलिए अब थोड़ा थियरी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। थियरी में देखेंगे तंत्रिका तंत्र, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण संचार प्रणाली है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। यह प्रणाली शारीरिक क्रियाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं, ध्यान देना है यहाँ पे जो लिखा है, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसमें तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु, ठीक है, क्या क्या रहते हैं, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु, जिसको एक्सोन और डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट शामिल होते हैं, जिन्हें मिलाकर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या भैया, डेंड्राइट और एक्सोन, ये दो वर्ड आया है, एक्सोन और डेंड्राइट, तो इस चीज़ को आपको समझना है अब फिगर के माध्यम से। ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान देना है, ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, और ये और ये और ये और ये,
और ये सभी क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर एक्सॉन कहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक्सॉन हो गया। क्या हो गया, एक्सॉन, इतना वाला पार्ट। ठीक है, जो ये ब्लू कलर में ये गांठें गांठ दिखाई दे रही है ना, जैसा यहाँ से लेकर जहाँ तक ये गांठें हैं वहाँ तक के भाग को एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन हो गया। अब ये देखिए सेल बॉडी, सेल बॉडी कौन सा है, ये आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। ये वाला चीज़ जो बीच में ब्लू कलर दिखाया गया है, ये नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एक बार फिर से, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा चीज़ हो गया है, एक बार फिर से देखिए, ध्यान देना है। डेंड्राइट्स आपका ये हो गया, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ डेंड्राइट्स हो गया। सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है। ठीक है, और नाभिक के बाहर का एरिया, ये पीला पीला जो पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, ये, ठीक है, जो एक सर्कल का जैसा बना रहा है, ये आपका एक सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी हो गया किसका, न्यूरॉन्स का। ठीक है, एक्सॉन का मैंने बता ही दिया, ये एक्सॉन हो गया। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देखना है, एक्सॉन टर्मिनल, ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको जानना है। ठीक है, इतना ही जानना है। अब देखिए, देखिए जो आपको ये गांठें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ब्लू कलर में, ठीक है, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में जो गांठें हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा यहाँ पे एरिया, ये वाला एरो देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो गैप, दो सेल्स का गैप दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, इस चीज़ को, हालांकि इस चीज़ को आपको ध्यान में नहीं देना है, आपके बात की, आपके काम की चीज़ें क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और आपका ये एक्सॉन है। ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल है, और ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, ये काम की चीज़ें हैं। डेंड्राइट के माध्यम से ही सारा जो सिग्नल रहता है, यहाँ से प्रवेश करता है न्यूरॉन्स में, इसी के माध्यम से जो शरीर में सिग्नल रहते हैं, डेंड्राइट के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करने के बाद ये आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेल बॉडी में पहुँचते हैं। सेल बॉडी से न्यूक्लियस में चीज़ें होगा, न्यूक्लियस फिर वहाँ इसको नियंत्रण करेगा, पूरा ये न्यूक्लियस नाभिक है, इसको नियंत्रण करेगा, फिर एक्सॉन के माध्यम से ये पहुँचाएगा यहाँ पे ब्रेन के माध्यम, स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से भी सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। देखिए, आगे की थ्योरी करने से पहले एक और स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो पूरा ब्रेन के बारे में ही आपको समझना होगा। देखिए, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मानव का मस्तिष्क, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग क्या हो गया, फोर ब्रेन, जिसको आगे अग्र मस्तिष्क या फिर आगे का मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क या फिर बीच का मस्तिष्क बोलते हैं, तीसरा हिंड ब्रेन जिसको पश्च मस्तिष्क या फिर पीछे वाला दिमाग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क में क्या हो रहता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डेंसिफलोन, जिसमें आपका एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, हाइपोथैलेमस ये भूख प्यास को नियंत्रण और उसके साथ साथ तापमान को भी नियंत्रण करता है। बॉडी के भूख प्यास, जो आपका भूख प्यास रहता है या फिर जो तापमान रहता है, उसका नियंत्रण ये करता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है, ऑल फैक्ट्री लोब, इसको आप घ्राण प्राली, इसका देखिए, घ्राण पाली बोल सकते हैं। इसका काम क्या रहता है, ये स्मेल का पता लगाता है। ठीक है, जैसे आपको स्मेल का पता लगाना होगा तो यही मदद करेगा, ऑल्फैक्टरी लोब ही मदद करेगा, जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, जो फोर ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के फोर ब्रेन में जो पाया जाता है, आपका ऑल्फैक्टरी लोब यही स्मेल का पता लगाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में देना है। अब देखिए, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में आपको एक चीज़ देखना होगा, ऑप्टिक लोब पाया जाता है। ठीक है, जो हेल्प करता है विज़न देखने में, हेल्प करता है। अब हिंड ब्रेन पे आ जाइए। ठीक है, हिंड ब्रेन पे आ जाइए, यहाँ पे दिखा है, देखिए, इनमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है। ठीक है, देखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनता है कि मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अगर ऑप्शंस में आपको, ठीक है, अगर ऐसे बन जाता है और ऑप्शंस में आपको प्रमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क या फिर आपको मिड ब्रेन ऐसे करके दिख जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर बताना होगा कि सेरिब्रम, ठीक है, प्रमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा भाग है ह्यूमन ब्रेन का। या फिर आपको
अगर मस्तिष्क ऑप्शन में दिया रहेगा, फोर ब्रेन दिया रहेगा तो फोर ब्रेन आपको लगाना है, क्योंकि इन दोनों, ठीक है, ये दोनों जो दिए हैं, ठीक है, इन दोनों की तुलना में ये फोर ब्रेन बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। और ये फोर ब्रेन का, ठीक है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग पूछ लेगा, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, तब भी आपको सेरिब्रम लगाना है, प्रमस्तिष्क लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये एग्जाम में बन सकता है कि ह्यूमन ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तब आपको सेरिबेलम पे जाना है, अनुमस्तिष्क पे टिक करना है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये सेरिब्रम जो है, ठीक है, इससे भी बड़ा, इन तीनों से भी, इन चारों से भी बड़ा होता है। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ और आपको ध्यान में देखना है, जैसे एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि बताइए हमारे मस्तिष्क का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग कौन सा है। ये प्रश्न बन जाएगा कि हमारे मस्तिष्क का या फिर मानव मस्तिष्क का, ह्यूमन ब्रेन का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग कौन सा है, तो भी आपको सेरिब्रम के रूप में जाना है। सेरिब्रम करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ठीक है, नोट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फोर ब्रेन या सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, साथ ही मुख्य रूप से सोचने वाला भाग है। चिंतन, प्रमस्तिष्क ही चिंतन करता है, प्रमस्तिष्क ही विभिन्न चीज़ों पे तर्क लगाता है, सोचता है, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन बॉडी का। देखिए प्रमस्तिष्क के बारे में आपको चीज़ें समझना है। क्या समझना है भैया? प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, इसे बिग ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। देखिए ये पूरा ब्लैक ब्लैक में यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका, ठीक है, आपने बीज देखा होगा, ठीक है, सेम का बीज देखा होगा बाज़ार में, जो बड़ी वाली सेम आती है, ठीक है, बड़ी वाली सेम बरसात के मौसम में होता है, उसका बीज देखा होगा, तो इसी शेप में रहता है, ठीक है, ये इसी शेप में रहता है, ठीक है, ऐसे। तो ये पूरा शेप जो दिखाई दे रहा है यही हो गया भैया सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क यही है। अब देखिए इसमें विभिन्न, जैसे आप बैंक में गए होंगे, ठीक है, बैंक में गए होंगे तो आपको अलग अलग काउंटर दिखाई देते हैं। किसी पे पैसा जमा होता है, किसी पे केवल पैसा ही निकाला जाता है, तो किसी पे केवल अकाउंट खोलने वाला कार्य रहता है। तो हर एक काउंटर का अलग अलग प्रोसेस रहता है, ठीक है, या फिर तो वही एक आपका सेरिब्रम ही ऐसा है कि इस पे सब चीज़ अलग अलग चीज़ें रहती हैं, सबका अलग अलग एरिया बटा रहता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि एरिया ऑफ टेस्ट, इस सेरिब्रम में एरिया ऑफ टेस्ट अलग रहेगा, ठीक है, अलग जगह होगा। ये जो आपको बटे हैं ना, बटे हुए खाँचे खाँचे दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पे, यही यही एरिया बटे हुए हैं। जो टेस्ट का एरिया अलग है, विज़न का एरिया अलग है, फिर एरिया ऑफ स्मेल का अलग है, एरिया ऑफ हियरिंग का अलग है, एरिया ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर अलग है, एरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलग हैं। स्पीच का अलग है, रीडिंग का अलग है, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ और दिखाई दिया होगा फोर ब्रेन में, ठीक है, फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमिक सेंटर दिया है, जो आपको ये, ठीक है, इतना चीज़ दिखाई दे रहा है, इतना थोड़ा ब्राउन ब्राउन में होगा, ठीक है, ब्राउन, डार्क ब्राउन ब्लैक में होगा, ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है यही हाइपोथैलेमिक सेंटर है। हाइपोथैलेमिक सेंटर है जो भैया भूख का केंद्र के नाम से जाना जाता है, या फिर प्यास का केंद्र के नाम से जाना जाता है, या फिर संतुष्टि का केंद्र माना जाता है। संतुष्टि का केंद्र, अगर आप संतुष्ट, अगर ये इसकी अनुपस्थिति रहेगी या ये डैमेज, इसके कोई सेल, ठीक है, ये हाइपोथैलेमिक सेंटर के सेल डैमेज हो जाते हैं तो भैया उसको भूख नहीं लगने वाला है, ठीक है, भूख का केंद्र, ठीक है, या फिर प्यास का केंद्र, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी बॉडी से पूरा शरीर, उसकी बॉडी से पूरा पानी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा एहसास नहीं होगा कि उसे भूख, उसे प्यास लगी है, ठीक है, उसके उसे कई दिन से भूखा रहेगा, 5 दिन 4 दिन से खाना नहीं खाया रहेगा, तब भी उसके बॉडी को एहसास नहीं होगा कि भैया उसको भूख लगी है, उसको खाना खाना है, रोटी खाना है। अगर ये हाइपोथैलेमिक सेंटर, हाइपोथैलेमस का सेल डैमेज हो गया तो उसको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ को लेकर वो संतुष्ट भी नहीं होगा कि ये चीज़ होगा, ठीक है, और उसके बॉडी का टेम्परेचर भी नियंत्रण नहीं होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हैं हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक सेंटर इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ आल्सो कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इमोशन एंड, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में देना है, ठीक है। अब आगे के फिगर में हम देखते हैं, आगे के स्ट्रक्चर, आगे के फिगर में क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं।
अब देखिए हिंड ब्रेन मैंने पूरा ही पढ़ा दिया आपको, समझ लीजिए पूरा नर्वस सिस्टम यहीं पे समझा दे रहा हूँ फिगर में। थियरी तो भी पढ़ी है भैया, थियरी तो पढ़ी है। देखिए ये थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इस चीज़ ये मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डीप में थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इतना भी डीप में नहीं जा रहा हूँ जो नीट के लेवल का हो या फिर आपके एग्ज़ाम के लेवल से, आपके सिलेबस से बाहर हो। हाँ, थोड़ा ऊपर ऊपर का चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा 1% आप बोल सकते हो कि डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंड, ये आपका पूरा हिंड ब्रेन के बारे में दिखाया गया है। अब हिंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम कहाँ पे है, तो आपने पान की पत्ती देखा होगा, ठीक है, पान की पत्ती देखा होगा, ठीक है, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पान की पत्ती का शेप जो दिखाई दे रहा है यही आपका सेरिबेलम है, ठीक है, यही आपका सेरिबेलम है जो हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब आपको ये चीज़, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर इतना चीज़ जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, पोन्स हो गया, ठीक है, पोन्स इसको बोलते हैं। और ये जो हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो ये इतना पार्ट है, ठीक है, ये क्या हो गया भैया, ये मेडुला हो गया, ठीक है, मेडुला इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेडुला का कार्य क्या रहता है, ठीक है, ये मेडुला का कार्य क्या करता है भैया, मेडुला का कार्य क्या रहता है, जैसे उल्टी आना, छींक आना, ठीक है, इन सबको ये नियंत्रण करता है मेडुला। और पोन्स ये विभिन्न भागों को, आपके विभिन्न मस्तिष्क के भागों को जोड़ता है और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। और सेरिबेलम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है भैया, सेरिबेलम के बारे में बता ही दिया, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उस चीज़ को नियंत्रण में रखता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है सेरिबेलम, ठीक है, अनुमस्तिष्क। अब देखिए यहीं पे आपको कार्य दिखाई दे रहा है, सभी का कार्य डिटेल में, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी भी रहनी चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे पोन्स दिखाई दे रहा है, पोन्स के बारे में सब कुछ, इसके कार्य क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या हैं, पोन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पोन्स हैं। अब ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है, कुछ अनिश्चित क्रियाओं को ये भी नियंत्रण करता है, ये हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ध्यान देना, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऑप्शंस दे देगा सेरिबेलम, ठीक है, ऑप्शन दे देगा पोन्स, फिर ऑप्शन एक दे देगा पोन्स और सेरिबेलम दोनों, फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा कि पोन्स भैया ये है जो हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए मेडुला, मेडुला के बारे में देख लीजिए, ये वाला चीज़ जो है मेडुला है, ये क्या करता है भैया, उल्टी करना, छींकना, खांसना, हिचकी, हृदय स्पंदन, श्वसन निगलना, लार का आना, पाचक रस का स्राव, ये सारा कुछ नियंत्रण करता है भैया आपका मेडुला। अब देखिए यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है भैया सेरिबेलम, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, सेरिबेलम, जिसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। लिटिल ब्रेन, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पान की पत्ती के जैसा है पीछे, ठीक है, अगर आप इसे पीछे भी मारते हो तो बोलते हैं भैया यहाँ पे छोटा दिमाग रहता है, लिटिल ब्रेन रहता है, बोलते हो ना, अगर पीछे से कंटाप लगा देते हैं तो आप बोलते हो यहाँ मत मारा करो यार, छोटा दिमाग रहता है, वही चीज़ है, ठीक है। लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शारीरिक शरीर की स्वस्थी और संतुलन को बनाए रखता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये पूरा 31 मिनट का वीडियो अब तक कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर और फिगर के माध्यम से चीज़ें समझ ली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थियरी पे चलते हैं। अब आप जब थियरी पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण हमको देखना है, तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी को दिखाया था, जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के रूप में ह्यूमन बॉडी दिखाया था, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमने बताया था फोर ब्रेन, दूसरा भाग बताया था मिड ब्रेन, तीसरा भाग बताया था हिंड ब्रेन। तो वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया केंद्रीय तंत्रिका, नहीं सॉरी, ये हाँ तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, मेनली 2 भागों में। फिर उसके बाद वो चीज़ मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था। तो यहाँ पे पहला लिखा है इन्होंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, ठीक है, जो जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, जिसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, क्लियर। तो केंद्रीय तंत्रिका यहाँ पे देखना है, केंद्रीय तंत्रिका में मुख्यतः मस्तिष्क, ये जो लिखा है इसी को स्पाइनल कॉर्ड
इंग्लिश में इसको स्पाइनल कॉर्ड बना लेना, जो हिंदी में अजीब सा लिखा है ना, सुषुम्ना करके लिखा है, सुषुम्ना करके लिखा है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब ये वर्ड जहाँ दिखाई देगा समझ जाना ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक को ब्रैकेट में भी लिख दिया है, स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। इसका कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करना और उन्हें आदेश भेजना। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, वहाँ पे मैंने आपको सीएनएस के बारे में बताया था, पीएनएस के बारे में बताया था। ठीक है, पीएनएस के बारे में, तो ये सीएनएस जो होता है इसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, वही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मस्तिष्क के बारे में दिया है। मस्तिष्क कपाल के अंदर स्थित होता है और शरीर के संवेदी और मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करने के साथ ही हमारी सोच, यादें, भावना, संज्ञानात्मक कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। मस्तिष्क के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से, आप देखिए यहाँ पे मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं जो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया था ना। एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, एक संरचना दिखाया था कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला फोर ब्रेन हो गया, ठीक है, फोर ब्रेन हो गया, दूसरा मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, और तीसरा हिंड ब्रेन हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, फोर ब्रेन में क्या क्या है वो चीज़ बताया था, मिड ब्रेन में क्या क्या है वो बताया था, हिंड ब्रेन में क्या था वो बताया था। वही चीज़ है यहाँ पे थियरी में। देखिए मस्तिष्क का पहला सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके 2 गोलार्ध, एक हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं जो दायां और बायां। दायां गोलार्ध का काम क्या है, शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। देखिए अपोजिट है, नाम है दायां गोलार्ध लेकिन नियंत्रण कर रहा है बाएं हिस्से को। उसी प्रकार ये बायां गोलार्ध, नाम है बायां गोलार्ध लेकिन नियंत्रण कर रहा है दाहिने हिस्से को। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ बन जाता है कभी कभी प्रश्न। ठीक है, अब देखिए प्रमस्तिष्क का कार्य। प्रमस्तिष्क का कार्य संवेदी जानकारी को प्रोसेस करना, भाषा, तर्क शक्ति और योजना बनाना। जो मैंने आपको बताया था ना कि भैया चिंतन का अगर पूछ ले, मुख्य रूप से सोचने वाला, ह्यूमन बॉडी का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम, ठीक है, बोलते हैं, हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये संवेदी जानकारी को प्रोसेस करना, भाषा, तर्क शक्ति मतलब सोचना और योजना बनाना, विचार करना। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए सेरिबेलम जो आपका एक हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। यह मस्तिष्क के, इसका नाम ही है हिंड, मतलब छिपा, मतलब पीछे रहता है तो भैया छिपा रहता है ना, इसका नाम ही है हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है और समन्वय, संतुलन और मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें 2 गोलार्ध होते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया नहीं था, ब्रेन स्टेम में क्या रहता है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। ब्रेन स्टेम में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप जान, ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें रहती हैं, एक मध्य मस्तिष्क रहता है, ठीक है, मिड ब्रेन रहता है, पोन्स रहता है, ठीक है, पोन्स रहता है, और तीसरा मेडुला। मेडुला, इन सब तीनों चीज़ों जो जहाँ पे रहती हैं उसी पूरे को एक पूरा एक ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, ऐसा बन जाता है, इसी को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। बीच में ही आपका मिड ब्रेन आ जाएगा और पोन्स इधर रहेगा, ठीक है, इधर पोन्स रहेगा और नीचे मेडुला रहता है। तो पूरा ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाता है, चलिए दिखाई देते हैं फिगर में। ये फिगर है, फिगर में समझते हैं, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें यही होगा स्टेम ब्रेन। ठीक है, इसी को स्टेम ब्रेन बोलते हैं। अब इसी पे यहीं पे बीच में आपका क्या रहेगा, ठीक है, मिड ब्रेन रहेगा, ठीक है, मिड ब्रेन रहेगा और यहाँ पे पोन्स, ठीक है, पोन्स है ही और मेडुला है ही। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को स्टेम ब्रेन बोलते हैं। क्लियर, आपने देख लिया ब्रेन स्टेम क्या रहता है, कहाँ पे रहता है ब्रेन स्टेम का। यह एक नली के आकार, ठीक है, नली के आकार, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा रहता है, नली के आकार की संरचना होती है जो मस्तिष्क और, ठीक है, जो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को जोड़ती है। इस क्या करता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है। ठीक है, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला हो गया मध्य मस्तिष्क, यह दृश्य और श्रवण संवेदी जानकारी का प्रोसेस करता है। मिड ब्रेन क्या करता है, दृश्य, देखना, सुनना, संवेदी जानकारी को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब पोन्स देखिए, यह श्वसन, चबाने और निगलने जैसी गतिविधियों में मदद करता है, ध्यान देना है। पोन्स जो है यह श्वसन, सांस लेने, चबाने और निगलने जैसी गतिविधियों में मदद करता है। अब मेडुला का कार्य क्या है, इसको ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं भैया। मेडुला का कार्य दिल की धड़कन, श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी और पतली नली होती है जो मस्तिष्क के नीचे की ओर जाती है। यह शरीर की संवेदी और मोटर जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 खंड होते हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है,
अब इसको आप याद करके रखना है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेरेब्रल, इन सबको आपको याद करके रखना है, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब ये 3 झिल्लियाँ कौन सी हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती हैं? पहला हो गया ड्यूरा मैटर, दूसरा हो गया आर आर्किनॉइड मैटर, ठीक है, और तीसरा पिया मैटर, ठीक है, पिया मैटर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र की थियरी ऑलरेडी मैं आपको चुका हूँ। पेरिफेरल, ठीक है, पीएनएस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यह तंत्रिका तंत्र शरीर के बाहरी हिस्सों को मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। इसे में कपाली तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। क्लियर? देखिए, कपाली तंत्रिकाएं क्या है, क्रेनियल नर्वस क्या है, यह मस्तिष्क से निकलती हैं और इसमें कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। यह मुख्य रूप से सिर और गर्दन के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करती हैं, जैसे दृष्टि, घ्राण शक्ति, जो स्मेल की शक्ति रहती है, श्रोणि गतिविधियाँ आदि, ठीक है, कपाली तंत्रिका हो गया, ठीक है। और स्पाइनल नर्वस, देखिए स्पाइनल तंत्रिकाएं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और शरीर के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करती हैं। इनमें कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करती हैं। क्लियर? अब देखिए, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के बारे में देखेंगे, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है, जैसे कि पाचन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया। इसमें 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग अनुकंपी, हमने बता रखा है ऑलरेडी। यह तनाव या संकट की स्थिति में शरीर को तैयार करता है, जैसे दिल की धड़कन को बढ़ाना, पसीना आना, पाचन क्रिया को धीमा करना, ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। और इसके विपरीत, ठीक है, जैसे आप तनाव या संकट में हैं, तनाव या संकट की स्थिति में हैं, तो ये एक्टिव हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएगा, तुरंत इसको सिग्नल पहुंचेगा। तो ये क्या काम करेगा? ये तुरंत दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, ठीक है, पसीना आना लगेगा, पाचन क्रिया में धीमा कर देगा, ठीक है, वही चीज़ है। और यहाँ पे प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र ये क्या करेगा, ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र शरीर को रिलैक्स, आराम की स्थिति में वापस लाने का कार्य करता है। यह दिल की धड़कन को धीमा करता है, पाचन को बढ़ावा देता है और शरीर को संतुलन में रखता है। न्यूरॉन्स और उसका कार्य, ठीक है। अब देखिए, न्यूरॉन्स और उसका कार्य, न्यूरॉन और उसका कार्य, न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मुख्य क्रियात्मक इकाई है। अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में, बताइए तंत्रिका तंत्र की मुख्य क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन्स कहते हैं, जो विद्युत संकेतों के माध्यम से जानकारी का प्रसारण करती है। एक न्यूरॉन में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। डेंड्राइट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं फिगर में, डेंड्राइट ये तंतु होते हैं जो अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करते हैं और इन्हें न्यूरॉन की काया सेल बॉडी में भेजते हैं। क्या करेंगे? ये डेंड्राइट के माध्यम से अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करते हैं और न्यूरॉन की काया बॉडी, सेल बॉडी में भेजते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि विभिन्न न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त करता है, जो ऐसे बना रहता है ना, ऐसे वृक्ष जैसा बना था, ठीक है, पूरा। तो ये वहाँ से जानकारी लेगा और सेल बॉडी, न्यूरॉन के सेल बॉडी को पहुँचाएगा। अब सेल बॉडी में आने के बाद क्या होता है भैया, इसमें नाभिक, और देखिए सेल बॉडी का दूसरा नाम एक सोमा इसको बोलते हैं, ठीक है, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। तो इसमें नाभिक और अन्य कोशिकीय अंग होते हैं जो न्यूरॉन के कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण प्रदान करते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है ये क्या करेगा? ये पोषण देगा किसको? न्यूरॉन को, कि भैया तुमको पोषण की ज़रूरत है, तुम कार्य करते हो, ठीक है, तुम्हें भूख लगती है, तो हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, ठीक है, तुम सिग्नल भेजो, ऑलरेडी सिग्नल भेजो, मैसेज भेजो, इम्पल्स भेजो, ठीक है, हम तुम्हें पोषण देंगे। सेल बॉडी से मिलता। अब देखिए एक्सोन के बारे में देखना है। यह लंबा तंतु होता है जो संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। एक्सोन क्या करता है? यह लंबा तंतु होता है जो संकेतों, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। अब देखिए अंत में तंत्रिका तंत्र, जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, नर्व एंडिंग, यह वह भाग होता है जहाँ से संकेत दूसरे न्यूरॉन से मांसपेशियों व ग्रंथियों तक पहुँचता है। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना, न्यूरॉन एक संप्रेषण में विद्युत और रासायनिक दोनों संकेतों का प्रयोग होता है। एक्सोन में विद्युत संकेत यात्रा करते हैं और तंत्रिका अंत पर रासायनिक संकेत या न्यूरोट्रांसमीटर में बदल जाते हैं, जिसमें संकेत अगले न्यूरॉन या कोशिका तक पहुंचते हैं।
अब आपको ध्यान देना है, निष्कर्ष पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने जो पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकला। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण सिस्टम है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों और प्रतिक्रियाओं, यहाँ पे भी देखना, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। यह न केवल बाहरी वातावरण से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करता है, बल्कि शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के बीच समन्वय भी बनाए रखता है। अब आपको एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाना है भैया। 43 मिनट का वीडियो हो चुका है यहाँ तक। अब हम 20 मिनट में सारा एमसीक्यू कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला एमसीक्यू है, आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि जब मैं प्रश्न दिखाता हूँ तब ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, और जब ऑप्शंस दिखाता हूँ तब प्रश्न नहीं दिखते हैं। तंत्रिका तंत्र को 3 मुख्य हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, इनमें से कौन सा, देखिए ये बोल रहा है प्रश्न कि तंत्रिका तंत्र को 3 मुख्य हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, इसमें से कौन सा हिस्सा शरीर के बाहरी भागों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच संचार का कार्य करता है। विकल्प है, बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन पढ़िए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को शामिल करता है। अगर थियरी ध्यान से पढ़ा है भैया तो बना लोगे, थियरी अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपसे प्रश्न बनेंगे ही नहीं। ऊपर जो अभी हमने इतना रामायण सुनाया, ठीक है, उसको ध्यान से सुना होगा आपने तो अच्छा से यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। नहीं सुना है तो नहीं बना पाओगे। बोल रहा है पहला ऑप्शन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को शामिल करता है और शरीर के अधिकांश संवेदी और मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या ये सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन की ओर हम चलेंगे। दूसरा ऑप्शन से बोला है कि पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, ये देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस, जो तंत्रिकाओं के शरीर के बाहरी भागों से जुड़ता है और इसे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय गति, पाचन और श्वसन। या फिर प्रमस्तिष्क जो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक कार्यों जैसे तर्क, विचार और योजना के लिए जिम्मेदार है। भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यही करेक्ट है, जो तंत्रिकाओं को शरीर के बाहरी भागों से जोड़ता है। जो भी तंत्रिकाएं रहती हैं इनके शरीर के बाहरी भागों से जोड़ता है, इसे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यही आपका करेक्ट होगा जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, व्याख्या स्पष्टीकरण पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखना है और बनाना है। स्वचालित ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में 2 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। पहला हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं भैया, अनुकंपी, परानुकंपी, ठीक है, 2 मुख्य भाग होते हैं ना ऑटोमेटिक में। तो 2 मुख्य भाग होते हैं, इसमें से कौन सा भाग तनाव या संकट के समय शरीर को तैयार करता है। मतलब आपका जब भी आपके ऊपर संकट आ जाएगा या फिर तनाव आ जाएगा तो कौन है जो एक्टिव हो जाएगा, जो शरीर को तैयार करने में सहायक होता है। ये मैंने थियरी में आपको बताया था। तो यहाँ पे है पहला परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, या फिर आपका जो शरीर को आराम की स्थिति में वापस लाने और संतुलन में बनाए रखने का कार्य करता है। और दूसरा ऑप्शन से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो तनाव की स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है, जैसे कि दिल की धड़कन को बढ़ा देना और पाचन को धीमा करना। या फिर प्रमस्तिष्क, ठीक है, या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो शरीर के दोनों हिस्सों को नियंत्रित करता है, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रेन स्टेम जो स्वचालित शारीरिक कार्यों जैसे कि श्वसन। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर देखिए, 2 ऑप्शन तो हम काट देंगे, ठीक है। 2 भाग होते हैं, ये जो होते नहीं, 2 मैंने आपको बताया था ना, 2 ही बताया था ना भैया, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के 2 ही भाग बताया था ना, एक अनुकंपी बताया था, परानुकंपी बताया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेन स्टेम और प्रमस्तिष्क दे रहा है, तो ये दोनों वैसे कट गए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, मैंने बताया था अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जैसे ही आपको संकट स्थिति में आपकी शरीर आता है, ये एक्टिव हो जाता है, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएगा और ये दिल की धड़कन को बढ़ा देगा और पाचन को धीमा कर देगा। तो यही तो पूछा है प्रश्न, जो इसका राइट आंसर है बी वाला, ठीक है। ये वाला बिल्कुल अपोजिट बोला है, ये वाला बोला है कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो शरीर को आराम की स्थिति में वापस लाने और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है भैया। हाँ, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, आप ध्यान देना, प्रश्न क्या पूछा है भैया।
प्रश्न पूछा है तैयार कौन सा करता है, ठीक है, संकट की स्थिति में, संकट के समय में। तो संकट के समय भैया अनुकंपी एक्टिव होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, ठीक है। जब ये एक्टिव होता है तो आप अपने बॉडी को भैया कुछ ऐसा बाहरी चीज़ देते हैं, जैसे बाहरी चीज़ देते हैं या उसको ऐसे स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ये प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो पाए, जिससे आपके शरीर को आराम मिले और आपकी हृदय की धड़कन जो बड़ी वो नॉर्मल हो, संतुलन हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, संकट की स्थिति में एक्टिव कौन होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। स्पष्टीकरण दिया है, ये भी पढ़ सकते हो। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को संकट के समय में आवश्यकता अनुसार तैयार करता है। यह तंत्रिका तंत्र फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। ये चीज़ आप ध्यान दिया करो, ठीक है। प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे दिल की धड़कन तेजी होती है, पसीना आता है, अन्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्लियर। अब देखिए, मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों में से कौन सा हिस्सा शारीरिक संतुलन और मांसपेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों में से कौन सा हिस्सा शारीरिक संतुलन, कौन सा पता लगाओ, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की संतुलन को और मांसपेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। आइए पता लगाते हैं कौन है, ठीक है। ये तो पहला विकल्प दे रखा है कि सेरिब्रम, ठीक है, जो तर्क, विचार और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। क्या ये सही है? सेरिब्रम सही है। एक चीज़ यहाँ पे पूछा है इन्होंने, क्या शारीरिक संतुलन पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा हिस्सा है जो शारीरिक संतुलन और मांसपेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। और सेरिब्रम बोल रहा है कि भैया मैंने आपको ये भी बताया था फोरब्रेन, ठीक है, फोरब्रेन का भाग है सेरिब्रम, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है, सेरिब्रम ही है। और इसका काम क्या है? मुख्य रूप से सोचने विचार करने का कार्य यही करता है, सेरिब्रम ही करता है। अब देखिए ब्रेन स्टेम के बारे में, जिसमें आपको स्वचालित क्रियाओं जैसे कि श्वसन, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम दे रखा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम दे रखा है। सेरिबेलम जो शारीरिक संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में सहायक होता है। जी हाँ, यही तो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। शरीर को संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में सेरिबेलम सहायक होता है। हाइपोथैलेमस जो शरीर के तापमान और भूख प्यास अनिश्चित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इससे प्रश्न से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। हमें पूछा है शारीरिक संतुलन। देखिए यहाँ पे ही प्रश्न में लिख दिया है शारीरिक संतुलन। यहाँ पे देखिए शारीरिक संतुलन, अब किस ऑप्शन में शारीरिक संतुलन की बात है? क्या यहाँ पे है? यहाँ पे सेरिब्रम का कार्य बताया इन्होंने, ठीक है, लेकिन शारीरिक संतुलन की बात हो ही नहीं रही है। अब देखिए इसमें ब्रेन स्टेम में भी कहीं शारीरिक संतुलन की बात कही गई है? नहीं कही गई, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी में कही गई है भैया, सी वाले में देखिए सेरिबेलम जो शारीरिक संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में सहायक होता है। स्ट्रक्चर जब मैंने आपको दिखाया था फिगर के माध्यम से, वहाँ भी मैंने सेरिबेलम की बातें बताई थी आपको, ठीक है। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, और इसको लिटिल ब्रेन के नाम से ही जानते हैं। आपके पीछे रहता है, जब आपको पीछे, ठीक है, पीछे कोई मारता है, कंटाप लगाता है, तो आप तुरंत डांटते हो कि भाई यहाँ मत मारा करो, गाल पे थप्पड़ मार दिया करो, गाल पे कंटापा लगा दिया करो, लेकिन पीछे मत मारा करो, क्योंकि यहाँ पे छोटा दिमाग रहता है, लिटिल ब्रेन रहता है, ठीक है। तो वही सेरिबेलम की ही बात होती है, ठीक है। ये शारीरिक संतुलन को समन्वय बनाए रखने में सहायक होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया कि ये शरीर के तापमान, भूख प्यास जैसी अनिश्चित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये देखिए स्पष्टीकरण में आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, सेरिबेलम मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित है और मुख्य रूप से शारीरिक संतुलन, समन्वय और मांसपेशीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह संरचना मस्तिष्क यानी इकाइयों से अलग और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 4 बताना है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? पता लगाओ, मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन सा हिस्सा है, पता लगाओ। इसके प्रमुख क्या होते हैं? मैंने फिगर में भी समझाया था, स्ट्रक्चर बना था वहाँ पे भी बताया था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन रहता है। अगर फोर ब्रेन नहीं ऑप्शन में आएगा, सेरिब्रम आएगा, तो सेरिब्रम करेक्ट हो जाएगा। जो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है भैया, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहला ही, तो यही करेक्ट हो जाएगा। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। सेरिबेलम इसको लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये हिंड ब्रेन का भाग होता है, ठीक है। ये शारीरिक संतुलन को बनाता है, शरीर को संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। और ये प्रमस्तिष्क, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। जो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है इस चीज़ को। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है भैया? सेरिब्रम ये सोचना और योजना बनाने की क्षमता को विकसित करता है, ठीक है।
ब्रेन स्टेम से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचा, यहाँ पे देखिए, ये ब्रेन स्टेम का कार्य क्या है, जो स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि श्वसन और हृदय की ऑटोमेटिक कार्य जो रहता है उसको नियंत्रण ब्रेन स्टेम करता है। ऑटोमेटिक कार्य क्या है, जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, ये सभी ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम इसको नियंत्रित करता है, स्वचालित कार्यों को, ठीक है। अब थैलेमस के बारे में आपको मैंने बता दिया है, ये संवेदी जानकारी को अन्य भागों में भेजता है। थैलेमस के बारे में नहीं बताया था मैंने, थैलेमस और एपिथैलेमस के बारे में नहीं बताया था। आपको ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बताया था, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था, लेकिन थैलेमस एपिथैलेमस के बारे में नहीं बताया। तो ध्यान देना है, थैलेमस ये संवेदी जानकारी अन्य भागों में भेजता है, ठीक है। तो प्रश्न आपने क्या देखा, प्रश्न पूछा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ा हिस्सा प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, इसलिए हमने ये बी को नहीं माना, सेरिब्रम को नहीं माना। कार्य सही दिया है, इन सभी का कार्य जो दिया है, ब्रेन स्टेम इन सभी का कार्य दे दिया है, ठीक है। कार्य के बारे में सही बताया है, लेकिन ये बड़ा भाग नहीं है। थैलेमस का भी कार्य ये संवेदी जानकारी को अन्य भागों में भेजता है, ये भी सही है, लेकिन ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग नहीं है, ठीक है। फोर ब्रेन का, हालांकि ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, सेरिब्रम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, व्याख्या स्पष्टीकरण दिया है। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसमें संवेदी जानकारी का प्रोसेसिंग, भाषा, तर्कशक्ति, योजना, निर्णय क्षमता शामिल होती है। इसमें दायां और बायां गोलार्ध होते हैं जो शरीर के विपरीत भागों को नियंत्रित करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखना, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर कौन सी 3 झिल्लियाँ होती हैं। थियरी में हमने अच्छे से पढ़ लिया भैया, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, पता लगाओ आप लोग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर एक झिल्लियाँ होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती हैं। ये झिल्लियाँ, ठीक है, इसकी सुरक्षा में सहायक होती हैं, ठीक है। इस प्रश्न पूछा, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर कौन सी 3 झिल्लियाँ होती हैं, इन तीनों का नाम बताना, इन तीनों को पता लगाना है, ठीक है। थियरी में मैंने आपको बता रखा है भैया, कौन सा, ड्यूरा मैटर, ठीक है, रक्टोनोइड मैटर, पिया मैटर, ये चीज़ मैंने आपको, थियरी आपने पढ़ा होगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा होगा, बना लोगे, ठीक है। इसका करेक्ट स्पष्टीकरण आप देख सकते हो। 6 नंबर का प्रश्न देखना है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन के किस भाग में विद्युत संकेत यात्रा करते हैं और यह संकेत अन्य न्यूरॉन तक पहुँचता है। न्यूरॉन के किस भाग में विद्युत संकेत, ध्यान देना, विद्युत संकेत, आइए पता लगाते हैं किस भाग में, न्यूरॉन के किस भाग में विद्युत संकेत यात्रा करते हैं। पहला ऑप्शन है नाभिक, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा एक्सोन। तो ऊपर थियरी में ही मैंने आपको बता दिया था कि भैया एक्सोन में, ठीक है, विद्युत संकेत, ठीक है, विद्युत संकेत यात्रा करते हैं न्यूरॉन के एक्सोन वाले भाग में, क्लियर है। एक्सोन, 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 ठीक है, एक्सोन, एक्सोन नहीं, एक्सोन मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। अगर आप, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो एक्सोन पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ोगे, एक सेकंड, हिंदी में पढ़ोगे तो एक्सोन लिखा है, एक्सोन पढ़ा है, इंग्लिश में एक्सोन पढ़ोगे, ठीक है। इसमें विद्युत संकेत यात्रा करते हैं, यह संकेत तंत्रिका से दूसरे न्यूरॉन या अंत कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, ब्रेन स्टेम में कौन से भाग होते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, आइए पता लगाते हैं, ब्रेन स्टेम में कौन से भाग होते हैं जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ते हैं, पता लगाइए कौन से भाग हैं। ऑप्शन दे रखा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला, अब लोग होता, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, बी वाला, ठीक है, बी वाला राइट है, स्पष्टीकरण देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 31 जोड़ी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में 31 जोड़ी स्पाइनल, थियरी पढ़ा होगा तो भैया ध्यानपूर्वक बिल्कुल प्रश्न आपसे सब बन रहे होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखना है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के दोनों गोलार्धों में कौन सा भाग उन्हें आपस में जोड़ता है, बताइए, पता लगाइए कौन सा भाग है जो जोड़ता है, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कार्पस कालोसम, ठीक है, कार्पस कालोसम, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखना है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा है, पता लगाइए, जो शरीर को आराम की स्थिति में वापस लाने और शांति बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान देना है, स्वचालित, ऑटोमेटिक नर्वस की बात हो रही है, मैंने बताया था ऑटोमेटिक, ठीक है, नर्वस 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुकंपी, दूसरा परानुकंपी, ठीक है। अनुकंपी जब शरीर संकट स्थिति में होता है तब ये एक्टिव होता है, जो दिल की धड़कन, रक्तचाप, ठीक है, ये सब चीज़ों को करता है, और वहीं पे जब आपका
शरीर आराम की स्थिति में होता है, नॉर्मल की स्थिति में होता है, तब यहाँ पे आपका प्राणुकंपी का काम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पता लगाइए किस ऑप्शन में है। प्राणुकंपी यहाँ पे है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राणुकंपी यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को आराम की स्थिति में वापस लाने और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र दिल की धड़कन को समान करता है, पाचन को बढ़ा देता है और शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन, ये सभी ये चीज़ पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नेक्स्ट पार्ट में। हालांकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है भैया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम जो पढ़ेंगे। हालांकि इसमें से बहुत चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे अग्नाशय ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अग्नाशय पढ़ चुके हैं, प्रावटी ग्रंथि ये सब नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें ये मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, आपकी जो पार्ट आएगा इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद का जो MCQ है वो लगा लेंगे। MCQ लगाने के बाद हम उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद आने वाला है एंडोक्राइन के बाद क्या आएगा भैया, MCQ ही बराबर करिए आएगा क्या यार इसमें। दो पार्ट में कुल मिलाकर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, पाचन इंद्रिय अंग, ठीक है, जो 5 इंद्रिय अंग के बारे में देख लेंगे। ठीक है, डर्मिस, त्वचा वचा के बारे में। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अब इसके बाद अभी ये 4 पार्ट हो गया ना, 2 पार्ट और आएंगे, 6 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा ये टॉपिक आपका। चलिए अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर एनम में यूपी ट्रिपल एससी एनम में जो नर्वस सिस्टम से प्रश्न बने थे वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप बना के बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा। देखिए 73 नंबर पे एक आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है भैया, कहाँ पे 73 नंबर पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूछा है कि एक सहज प्रतिक्रिया, ध्यान देना, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन से कुछ याद आया, याद आया कि नहीं याद आया, याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा। जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता, ध्यान देना, जो चिंता या संकट का कारण बनती है, यह क्या कहलाती है। ठीक है, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या। आप थोड़ा वीडियो को स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था उस वहाँ पे आप सुन लीजिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। एक सहज प्रतिक्रिया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको। ठीक है, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि भैया आप, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो या कहीं पे रोड पे खड़े हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो या रोड पे खड़े हुए हो, ठीक है, रास्ते पे जा रहे हो या फिर रोड पे खड़े हुए हो, आपका ये पैर है, ठीक है, पैर में आपकी कील चुभती है, ठीक है, पैर में आपके कील चुभती है, तो यहाँ पे संवेदी, ठीक है, संवेदी नर्व जो होता है, संवेदी नर्व जो होता है, ये एक मैसेज भेजेगा, किसको मैसेज भेजेगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर नर्व के माध्यम से, मोटर नर्व के माध्यम से आपके पैर को सिग्नल पहुंचाएगा। क्या करेगा, आपके पैर को सिग्नल पहुंचाएगा, बोलेगा कि भैया पैर जो है तुम हट जाओ इस कील से, ठीक है, पैर को ऊपर उठा लो, नहीं तो ये कील चुभ जाएगी, पैर में चुभ जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा, आपके पैर को क्षति पहुंचेगी। तो वही चीज़ तो है भैया, ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, क्या नाम दिया, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्रिया, क्या दिया, प्रतिक्रिया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन दिया, ठीक है, या फिर आप प्रतिक्रिया। ठीक है, जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है जो चिंता या संकट। अब ऐसे भी बना लो, वो सब चीज़ नहीं पढ़ोगे तब भी ये आसानी से बना लोगे। चिंता या संकट का कारण बन रही है तो भैया हम क्या करेंगे, वहाँ पे रक्षा ही तो करेंगे, रक्षात्मक ही प्रतिक्रिया तो देंगे। ठीक है, कि पलायन कर जाएंगे या फिर सुपर योगो करेंगे या फिर तनाव प्रबंध करेंगे या तनाव का मैनेजमेंट करेंगे, नहीं नहीं, रक्षात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पे आप दोगे। इसका राइट आंसर देखिए कितनी बेसिक, बिल्कुल बेसिक, इतना बेसिक पूछ लिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
जिसकी मैंने तो पढ़ा दिया, बहुत डीप तक भी पढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ प्रश्न तो बिल्कुल बेसिक आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पूछ लिया है, बिल्कुल आसान पूछ लिया है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर क्या सोच के ये प्रश्न बनाया कि आप नर्वस सिस्टम पढ़े हो, अगर आप पढ़े हो तो बताइए ये चीज़ क्या है, बस ऐसे ही पूछ लिया नॉर्मल। अंदर गया ही नर्वस सिस्टम में क्या है क्या नहीं उसके बारे में उसने खंगाला ही नहीं, ऊपर से देखा नर्वस सिस्टम आपका सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, वहाँ से उठा के दे दिया प्रश्न, ठीक है। उसके अंदर जाने की कोशिश ही नहीं किया, हमने तो आपको अंदर भी ले गए, वहाँ पे आपको समझाए कि ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर तो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही प्रश्न पूछ लिया। तो यही चीज़ है, थियरी मैं बोलता हूँ पढ़िए, और मेरा ही कॉपी अब सब चैनल वाले कर रहे हैं भैया, जितने भी हैं, चाहे वो 10 साल से तैयारी करवा रहे हो चाहे 15 साल से करवा रहे हैं। इसके पहले ये एमसीक्यू रटवाते थे, जब से पैटर्न मैंने लाया थियरी का तब से ये लोग पैटर्न लागू कर दिए थियरी का और सिलेबस के अनुसार। इसके पहले नहीं सिलेबस चलता था, 92-12 वाली भर्ती आई थी, वहाँ पे सिलेबस के अनुसार तैयारी कोई नहीं करवाया था। अब यहाँ पे मैं शुरू कर दिया, मैं यही तो इसीलिए तो आया हूँ, पूरा पैटर्न नहीं बदलने तो आया हूँ। जैसे रिजल्ट के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, उठाना मैंने शुरू किया और भी कई लोग साथ में आए। वैकेंसी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता था, मैंने शुरू किया और कई लोग सामने आए। तो यही यही बदलाव करने के लिए ही तो आए हैं और मैं यही तो चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो सेट हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आप एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, फिर पीडीएफ आप देख लेना, रिवाइज कर लेना। बहुत से लोगों का कमेंट आता है पीडीएफ कैसे मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे ग्रुप में ज्वाइन होना है, रिक्वेस्ट भेजना है, मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपको हमें डायरेक्टली मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो फ़ी है 200 रुपये, ठीक है, नॉर्मल है। अब ये फ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्लासें बढ़ रही हैं तो फ़ी भी बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी तक तो 200 रुपये हैं, आप 200 रुपये दे देंगे तो सारे क्लासें की पीडीएफ मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने 20 क्लास पढ़ा दिया, 20 क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर 300 फ़ी हो जाएगा। मैंने 28 टॉपिक पढ़ा दिया तो आपकी वहाँ पे फ़ी ज़्यादा, जितना क्लास होगा जितना टॉपिक कंप्लीट कराते जाएंगे उतना ज़्यादा ये फ़ी बढ़ता रहेगा। अभी मैंने क्या बोला था कि 200 रुपये दे दो भैया, और टेस्ट भी था, टेस्ट भी कल के डेट में हमने लिया, सबका संडे था, किसी का 65 नंबर, किसी का 80 नंबर, किसी का 70 नंबर मेरे ग्रुप के बच्चों का आ रहा है, ठीक है। जो कैंडिडेट हैं, जो बहन लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, सीरियस होके, उन सबको गाइड हम अपने स्तर से कर रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। एक एक लोगों का समस्या का समाधान करते हैं, चाहे उनके फार्म से हो, हर एक चीज़ हो, कॉल इनका आता है रिसीव करते हैं, हर एक की समस्या उनको सुनते हैं, क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना है। किसी ने मुझे सवाल किया था कि तुम हो क्या, ठीक है, तुम जैसे मैंने पढ़ाते नहीं थे, क्लास नहीं, भैया मैं तो चाहता तो कब का क्लास ला के देता, कब चीज़ें सब कुछ करता है, लेकिन अब मुझे जवाब देना है उन लोगों को, ठीक है, जिन्होंने बोला कि तुम तो ये वीडियो बनाते हो, हम तो पढ़ाते हैं, ना जाने कितने फ्री में हमने सिलेक्शन दे दिया है। तो भैया इस बार जवाब आपको मिलेगा, इस बार जवाब मिलेगा। श्वेत कुमार मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल देगा आपको। आपने अब तक 10 सालों में जितने नहीं सिलेक्शन दिए होंगे उतने सिलेक्शन इस साल हम अकेले ही दे देंगे, ये मेरा संकल्प है, ठीक है। जवाब मिलेगा, ठीक है। और भैया ये मैं 1 सालों से आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग पे। इसके पहले तो भैया रेलवे एसएससी में था, वहाँ पे परचम अपना अलग ही है, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों का सेटअप ही अलग है, ठीक है। तो अब आपको भी मिल जाएगा जवाब, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग बोले थे बहुत से कोचिंग वाले, ठीक है, जब मैं फोर्स करता था कि भैया रिजल्ट के लिए वीडियो बनाओ, इसलिए ये करो, या फिर उनके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बता देता था, तो वो डायरेक्टली मुझे ऐसे ही बोलते थे। तो अब उनको जवाब मिलेगा इस बार की भर्ती में। मेरा संकल्प ये, इसलिए मैं इतने लगन से क्लास दे रहा हूँ, इतने लगन से पढ़ा रहा हूँ, पूरा पूरा फोकस तैयारी पे है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे ही 1000-2000 जो बहन लोग जुड़े हैं मेरे ही चैनल से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन होने के बाद एक ही नाम आए, श्वेत कुमार मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, उन्होंने तैयारी करवाया, उन्होंने ज्वाइनिंग से लेकर वैकेंसी से लेकर वैकेंसी निकलवाने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक पूरा साथ दिया। ये नाम होना चाहिए। उद्देश्य डेडिकेशन है, डेडिकेटेड हो के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।